भारत की कहानी सिर्फ एक देश का इतिहास नहीं है। यह हजारों साल पुरानी एक ऐसी यात्रा है जो प्राचीन सभ्यताओं से शुरू होकर आज एक वैश्विक शक्ति के रूप में हमारे सामने है। तो चलिए इस कमाल के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है। इसका जवाब जानने के लिए हमें उन अहम पड़ावों और विचारों को समझना होगा जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हम इस विशाल इतिहास को 5 जरूरी हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे प्राचीन जड़ों से, फिर चलेंगे भारत के स्वर्ण युग की तरफ, देखेंगे कि कैसे नए साम्राज्य और नए धर्म आए, फिर समझेंगे कि कैसे कंपनी ने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में जानेंगे एक आज़ाद मुल्क के बनने की कहानी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल शुरू से, भारत की प्राचीन जड़ों से। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की पहली शहरी सभ्यताओं में से एक का जन्म हुआ और फिर एक महान साम्राज्य ने इस धरती को एक साथ जोड़ा। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे हजारों सालों में भारत ने आकार लिया। सोचिए, सिंधु घाटी में दुनिया के सबसे पहले योजनाबद्ध शहर बसे, फिर वैदिक संस्कृति आई जिसने संस्कृत और हिंदू धर्म की नींव रखी, और आखिर में चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार इस विशाल उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से को एक झंडे के नीचे एकजुट किया। और यहीं पे इतिहास एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेता है। कलिंग की एक बहुत ही भयानक खूनी लड़ाई के बाद सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया, बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना पूरा शासन शांति और अपनी प्रजा की भलाई के लिए लगा दिया। ये वाकई में इतिहास की एक बहुत बड़ी मिसाल है। चलिए अब एक ऐसे दौर की ओर बढ़ते हैं जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक ऐसा समय जब ज्ञान और संस्कृति का ऐसा विकास हुआ जिसने पूरी दुनिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। जरा सोचिए, एक ऐसा आविष्कार जिसके बिना आज की टेक्नोलॉजी, हमारा विज्ञान कुछ भी मुमकिन नहीं था। जी हाँ, इसी स्वर्ण युग में भारतीय विद्वानों ने दुनिया को शून्य यानी जीरो की अवधारणा दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि एक ऐसा क्रांतिकारी गणितीय विचार था जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। और देखिए, शून्य तो बस एक शुरुआत थी। ये खोज का एक ऐसा दौर था जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र बन गए थे। गुप्त विद्वानों ने पाई की सटीक कीमत निकाली, खगोल विज्ञान में ये पता लगाया कि ग्रहण क्यों लगते हैं, और साहित्य को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब कहानी में अगला मोड़ आता है। नए धर्मों और संस्कृतियों का आगमन होता है, जिससे एक ऐसी मिलीजुली तहजीब पैदा होती है जो मध्ययुगीन भारत की पहचान बनेगी। मध्य एशिया से आए नए शासकों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ये सिर्फ एक नए साम्राज्य की शुरुआत नहीं थी, बल्कि इसने उत्तर भारत में इस्लामी संस्कृति और वास्तुकला की एक बहुत ही गहरी और स्थायी छाप छोड़ी। ये दौर अपने चरम पर पहुंचा मुगल साम्राज्य के समय और खासकर सम्राट अकबर के शासनकाल में। उनकी धार्मिक सहनशीलता की नीतियां उस जमाने के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी थी। सोचिए, उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर खत्म किया और सभी धर्मों के लोगों को अपने प्रशासन में बड़े ओहदे दिए। और मुगलों की विरासत आज भी उनकी शानदार वास्तुकला में जिंदा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ताजमहल, प्यार की एक ऐसी निशानी जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक नाटकीय बदलाव आता है। जब यूरोपीय व्यापारी यहाँ आते हैं और उनमें से एक कंपनी सत्ता के सारे नियम ही फिर से लिख देती है। ये इतिहास का एक बहुत ही अजीब अध्याय है, जहाँ एक व्यापार करने आई कंपनी ने धीरे धीरे करके पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से शुरुआत की, फिर अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल किया, स्थानीय राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और आखिर में खुद ही सरकार बन बैठी। लेकिन कंपनी का ये बढ़ता हुआ दबदबा 1857 के एक बहुत बड़े विद्रोह की वजह बना। हालांकि इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसकी आग ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत जरूर कर दिया। और कंपनी के शासन के खत्म होने के साथ ही शुरू हुआ ब्रिटिश राज, यानी अब भारत का शासन सीधे लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी अध्याय पर, आज़ादी के लिए वो लंबा और मुश्किल सफ़र। इस आज़ादी की लड़ाई को हथियारों से ज्यादा एक नए और बहुत ही शक्तिशाली विचार ने ताकत दी। वो विचार था महात्मा गांधी का सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति।
ये बिना कोई हिंसा किए अंग्रेजी हुकूमत का सामना करने का एक बिल्कुल अनोखा तरीका था। लेकिन आज़ादी की इस जीत के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी भी जुड़ी हुई है। देश का बंटवारा हुआ, जिसने इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक को जन्म दिया। करीब 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए और 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस हिंसा में मारे गए। कई दशकों तक चले विरोध प्रदर्शनों ने, जिनमें त्रासदी भी थी और हिम्मत भी, आखिरकार ब्रिटिश राज का अंत कर दिया। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसे राष्ट्र के लिए एक नई सुबह का ऐलान किया जो आखिरकार अपने भविष्य का मालिक खुद था। प्राचीन साम्राज्यों से लेकर एक आधुनिक लोकतंत्र तक भारत का इतिहास दिखाता है कि इसमें बदलाव की एक अद्भुत क्षमता है, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इसका अगला अध्याय क्या होगा।